नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक पर विपक्ष की ओर से उठाए सवालों पर किया पलटवार। जामनगर में बोले, राफेल होता तो ना हमारा कोई विमान गिरता और ना पाकिस्तान का कोई विमान बचता। सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं, गर्व करने की दी नसीहत। अहमदाबाद मेट्रो रेल के पहले चरण के उद्घाटन और दूसरे चरण की आधारशिला समेत कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। हमारा काम लक्ष्य भेदना है, नुकसान का अनुमान लगाना नहीं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर बोले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। कहा, टारगेट पर ही गिरे बम, आतंकवाद के खिलाफ खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन। किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम भारतीय सेना। तमिलनाडु के सुलूर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सेना ने दिया शौर्य का परिचय। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन और 5 बेस रिपेयर डिपो को राष्ट्रपति ने प्रदान किए ध्वज। पराग्वे और कोस्टा रिका के दौरे पर उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। भारत की तरफ से दोनों देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा। दक्षिण और मध्य अमेरिकी क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ाना मकसद। द्विपक्षीय व्यापार, अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर होगा जोर। और हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे से गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अंतिम स्नान के साथ प्रयागराज कुंभ का समापन आज। कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि उत्सव में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले अहमदाबाद में सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ये विशेषता है कि एक काम पूरा होता है तो वहीं से दूसरे की शुरुआत भी हो जाती है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मेट्रो अहमदाबाद वासियों का बहुत बड़ा सपना वो आज हकीकत में बदल गया। साथियों, पहले चरण पर तो मेट्रो चल पड़ी है, दूसरे चरण का शिलान्यास भी आज हो गया है। एक काम खत्म और दूसरे पर काम शुरू, ये भी हमारी सरकार की और एक विशेषता है। एक हो जाए तो हम सोते नहीं हैं, दूसरे के लिए तैयारी करते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जामनगर में 750 बेड वाले नए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के भवन समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने बांद्रा जामनगर हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जामनगर के प्रदर्शनी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर हुई भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बारे में विपक्ष के बयानों पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर एयर स्ट्राइक के समय हमारे जवानों के पास राफेल होता तो हमारा एक भी विमान न जाता और उनका एक भी न बचता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आतंकवाद खत्म करें, लेकिन विपक्ष का उद्देश्य है कि मोदी को खत्म करें। भाइयों बहनों, देश ने गर्व થવું જોઈએ कि हमारी सेना ताकत बतावे છે साहब। मैं હમણાં એક દિલ્હીમાં મારું ભાષણ હતું, એ ભાષણમાં मैं કહ્યું देश આખો गर्व કરે છે, અદ્ભુત પરાક્રમ કર્યું છે, જવાનોએ પરાક્રમ કર્યું છે અને કોઈ પણ દેશને થવું જોઈએ। એમાં મરદાલની જેમ રોડતા રહેવાની શું જરૂર છે ભાઈ? मैं એમને કહ્યું જો આજે ના અમારા वायुसेना पास राफेल होत तो परिणाम जुदू होत। अब जेमने मारी बात ना समझाती होय एमा मारो दोष भाई। वहीं प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के जसपुर में भी आज विश्व
उमिया धाम परिसर की आधारशिला रखी और प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के जसपुर में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस देश की आध्यात्मिक व्यवस्था सामाजिक चेतना का केंद्र रही है। समाज को मजबूत करने में संतों की भूमिका को कोई भुला नहीं सकता। संतों ने समाज को सही मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमें बुराई और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की ताकत दी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कि कुंभ मेले को स्वच्छ करना और आज कुंभ की स्वच्छता की चर्चा दुनिया भर में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में वस्त्राल से एपरल पार्क के बीच बने मेट्रो रेल के पहले चरण का उद्घाटन और दूसरे चरण का शिलान्यास किया। मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल के साथ मेट्रो की सवारी भी की। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज कोयम्बटूर के करीब सुलूर बेस में एक समारोह में भारतीय वायुसेना की 2 इकाइयों को ध्वज प्रदान किए। राष्ट्रपति ने एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन और 5 बेस रिपेयर डिपो को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ध्वज प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायुसेना की सराहना करते हुए कहा कि वो किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल में सेना ने आतंकियों के गढ़ को तबाह कर अपने शौर्य का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना का आधुनिकीकरण जारी है। Exemplified by their air warriors who stand before us reflect our firm resolve to defend our nation. Their valor and professionalism was on display very recently as the Indian Air Force carried out preemptive strikes on a known terrorist camp. The Indian Air Force has over the years grown into a modern, technology-intensive force distinguished by its commitment to excellence and professionalism. Keeping pace with the demands of contemporary advancements, the Indian Air Force continues to modernize in a rapid manner and is in the process of a very comprehensive modernization plan. और इस मौके पर वायुसेना ने कई हैरत अंगेज करतब से लोगों को रोमांचित कर दिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने आज एयर स्ट्राइक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीमा पार बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी देते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में अपने टारगेट को हिट किया था। अगर बम जंगल में गिरा होता तो जवाब नहीं आता। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने एयर स्ट्राइक को लेकर सभी सवालों का जवाब दिया। एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ये गिनना हमारा काम नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जवाब क्यों दिया? अगर बम जंगल में गिरा होता तो जवाब नहीं आता। What was our target and did we hit our target, sir? The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that way. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि F-16 मिसाइल के टुकड़े हमें मिले हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। If the end user agreement was that they will not use it for offensive purposes, then I think they have violated that end user agreement. Because we have got pieces of the AMRAAM missile
in our territory, which we displayed, and obviously, I think they have lost an F-16 aircraft in that combat. So obviously, they have been using the aircraft against us. अभियान में MiG-21 लड़ाकू विमान को शामिल किए जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि MiG-21 एक शानदार एयरक्राफ्ट है, इसे अपग्रेड किया गया है। MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, shaft flares, whatever it takes to make it, from third generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. Yeah, And remember, the initiative is with the adversary. विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगर वो फिट रहे तो फिर से विमान उड़ाएंगे। Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. No, medical examination and debriefing after that depends on his fitness. If he is fit to fly a fighter, then he'll go back to a squadron. If he is not fit to fly a fighter, then he'll become a low medical category till the time he gets his currency, and then he'll go back when he gets his fighter currency back. गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को सीमा पार बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। इस हमले में काफी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे और आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के जयदेव केंदली में, जहां हर साल मनाया जाता है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव की स्मृति में एक विशाल मेला। ये बहुत पुराना दिन से, बहुत सालों से ये मेला, ये केंदुली फेयर ये चल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इस बार बाउल फकीरों की दुनिया जयदेव केंदुली मेले से। Watch the big picture with me, Frank Rausen Pereira, at 9:30 p.m. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिन में लैटिन अमेरिकी देशों पैराग्वे और कोस्टा रिका गणराज्य की यात्रा पर रवाना हुए। भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 5 से 7 मार्च तक पैराग्वे और 7 से 9 मार्च तक कोस्टा रिका गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी इन दोनों देशों की यात्रा पर है। इसमें केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस और सांसद रामकुमार कश्यप समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। ये 2008-9 के $4 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर $33.4 करोड़ हो गया है।
पराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो मई 2012 में भारत यात्रा पर आए थे। पराग्वे से भारत आने वाले वे पहले अति विशिष्ट अतिथि थे। यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका गणराज्य का दौरा करेंगे। भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 करोड़ डॉलर का है। भारत से कोस्टारिका को कुल 13.3 करोड़ डॉलर का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा प्रोडक्ट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, उपराष्ट्रपति की यात्रा किस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माने, क्योंकि पहली उच्च स्तरीय वार्ता भी इसे कहा जा रहा है, तो क्या कुछ अहम बातें होंगी इस यात्रा के दौरान? देखिए अभिलाषा, जो लैटिन अमेरिकी देश है 33 देश हैं और इनके साथ हमारे संबंध काफी सघन रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि लैटिन अमेरिका के प्रमुख देश ब्राजील के साथ तो हमारा काफी सघन है और हम ब्रिक्स में भी हैं जी। तो ऐसे में हमारा प्रयास यह है कि लैटिन अमेरिका के अन्य देशों के साथ भी संबंध बढ़ाए जाएं, ताकि संयुक्त राष्ट्र में हमारी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो या सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर हो, उसमें एक एक सदस्य का काफी अहम महत्व होता है। और इसके अलावा देखिए, पराग्वे जो है, पराग्वे में हमारे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में काफी अहम है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि पराग्वे में कुछ आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और ऐसे में भारत के साथ पराग्वे के समझौता होने के बाद यह पता चलेगा कि किस किस आतंकवादी संगठनों की मनी लॉन्ड्रिंग वहां हो रही है और वहां मनी लॉन्ड्रिंग पे किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है। इस मामले में अहम बातचीत होनी है पराग्वे के साथ। और दूसरा, कोस्टारिका जो है, कोस्टारिका काफी अहम है इस मामले में कि भारत के साथ उसके जो राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते काफी अहम है। आपको बताऊं कि वहाँ योगा चेयर खोला जाने वाला यूनिवर्सिटी ऑफ पीस है कोस्टारिका में, वहाँ एक योगा चेयर खोला जाएगा। उसके अलावा पहले से ही वहाँ एक महात्मा गांधी स्टूडियो है वहाँ की यूनिवर्सिटी में, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को वहाँ एक डॉक्टरेट की उपाधि भी दी जाएगी। कोस्टारिका के साथ हमारा जो सौर ऊर्जा के मामले में हमने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, उसमें कोस्टारिका हमारे साथ काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। और कोस्टारिका का प्रयास ये है कि वो अपना जो कार्बन एमिशन है उसको जीरो पर कैसे लाए, इसमें वो भारत की मदद चाहता है। ट्रेड के मामले में दोनों देश काफी अहम है, क्योंकि हम उनके बड़े निर्यातक देश हैं। तो एक तरीके से कहें कि जो हमारा जो लैटिन अमेरिका में हमारे जो राजनीतिक संबंध है, हमारी जो रणनीतिक जरूरतें हैं, और हमारी सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र में अपने एजेंडे के लिहाज से ये दोनों यात्राएं काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ संपर्क होने से अगल बगल के अन्य देशों के साथ भी हमारे संपर्क बढ़ेंगे और जिन संगठनों में ये दोनों देश हैं उनसे भी हमारा संपर्क बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति की यात्रा इन मामलों में काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका विस्तार से हमें बताने के लिए, उपराष्ट्रपति की यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। देहरादून में रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व में जो सरकार थी उसने वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। एनडीए सरकार ने 2016 में वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की और 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। आखिर 500 करोड़ रुपए में पूर्व की सरकार कैसे वन रैंक वन पेंशन को लागू करती, ये सवाल उन्होंने कांग्रेस से पूछा। हमारी सरकार आने के बाद उसमें जितना भी अध्ययन करने के बाद सन 2016 में प्रधानमंत्री जी उसको घोषणा की है। आज तक सिर्फ 3 साल पूरे नहीं हुई, फिर भी बजट के उनके भाषण के समय माननीय पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट एक फिगर बोले कि 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ ऑलरेडी अकाउंट में चले गए पूर्व सैनिकों के अकाउंट में चले गए। कितना? 35,000 35,000 करोड़। ये 500 करोड़ का मतलब क्या था? ये 500 करोड़ जो पिछले सरकार ने सामने रखे, हाँ वो आरोपी दे दिया। ऐसे शान लेने के बात करने वाले, गुमराह करने वाले बात बोलना, उसका मतलब क्या था?
चुनाव आयोग की टीम आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग का दल राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वास्तविक स्थिति का जायजा लेगा। निर्वाचन आयोग के दल ने आज श्रीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके अलावा चुनाव आयोग के दल ने श्रीनगर में राज्य प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। चुनाव आयोग की टीम कल जम्मू में राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले साल नवंबर में जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग कर दी थी। 20 दिसंबर से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र के 25वें महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईशा योग केंद्र में पौधे लगाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस रजत जयंती कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में ईशा केंद्र में महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आदि योगी भगवान शिव की 112 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया था। Legends say that Adi Yoga stayed here for some time. I had the privilege to visit Kailash Mansarovar in 2006, and today I am in the presence of the Kailash of the South. Personally, the visit here today completes a spiritual cycle for me. I am experiencing the very same feelings that I had experienced on myself when I visited Kailash Mansarovar. This event that Sadguru has conceived is an opportunity to experience the grace of Mahashivaratri. There is another connection that comes to mind. It is believed that Lord Shiva helped bring the mighty Ganga to us, and Sadguru has been among those who are rallying to rejuvenate our rivers. देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे से गूंजे। सोमनाथ मंदिर समेत देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भी श्रद्धालु उमड़े। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उड़ीसा के ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में भक्तों ने पूजा पाठ में भारी मात्रा में हिस्सा लिया। और ये 3 तस्वीरें हैं देश के अलग अलग शहरों की, जहां माहौल पूरी तरह से भक्तिमय दिखा। वाराणसी, दिल्ली और मुंबई समेत सभी जगहों पर मंदिरों में सुबह से भक्तों की कतार देखने को मिली। दिल्ली में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं भोलेनाथ की नगरी वाराणसी भी भक्त शिव भक्ति में डूबे दिखे। देवों के देव महादेव भगवान शिव को भक्तों ने कुछ इसी तरह याद किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया और जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, शिवालयों में भक्त भारी तादाद में पहुंचने लगे। राजधानी दिल्ली के मंदिरों में भी शिवरात्रि के मौके पर खासी रौनक देखने को मिली। लोग बहुत श्रद्धा है। सोमवार को भी मेला सा बड़ा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा आदमी हजारों की तादाद में आते हैं और आज भी देख लो कम से कम भी कई हजार आदमी यहाँ पे आया है। पंजाबी बाग के पांडवकालीन प्राचीन शिव मंदिर में जुटे श्रद्धालुओं का मानना है कि शिव की भक्ति से उनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जो भी हमको कुछ मतलब उनसे कुछ मांगना चाहते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाता है। फास्ट रखते हैं हम
और मंदिर आते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। भोले बाबा की बड़ी मानता है। 26 साल से मैं कावड़ चढ़ाती हूँ। 26 कावड़ चढ़ा दी हरिद्वार से पैदल लाके। बाबा की बड़ी कृपा। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की जय। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा का विशेष महत्व होता है। देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से अपनी सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी काफी मान्यताएं प्रचलित भी हैं। चाहे बच्चे हो या बूढ़े, आज के आधुनिक युग में भी उनकी आस्था कम नहीं हुई है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वहीं प्रयागराज में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर दिन भर अंतिम कुंभ स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में विशाल कुंभ मेले की शुरुआत 15 जनवरी से हुई थी। महाशिवरात्रि पर अंतिम शाही स्नान के साथ ही सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला संपन्न हो जाएगा। इस मौके पर करीब 1 करोड़ लोगों ने महाशिवरात्रि पर पुण्य स्नान किया। स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। शहर में कल आधी रात से ही बसों और भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। शहर और मेला क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवरात्रि के अवसर पर इन मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। महाशिवरात्रि के मौके पर कुंभ के छठे और अंतिम मुख्य स्नान में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले कुंभ के 5 स्नान पर्वों में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।